Good morning, students. Welcome back in our social science class. Dear students, today we will continue our chapter 2, that is natural resources, land, soil and water. In our previous class, we have done the topic land resource and the uses of land use pattern. In this topic, we will come to know about the importance of land. So now we will start the reading of the next topic. Next topic of this chapter is soil resource. Large part of the earth's land surface is covered with soil. लैंड सरफेस जो अर्थ के ऊपर 30% है बेटा, वो किससे कवर्ड है? सोयल से. एज ए रिसोर्स सोयल इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू टू द फार्मर्स. अब लैंड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो उसकी फर्स्ट लेयर है सोयल, उसकी भी इम्पोर्टेंस सब लोगों के लिए बहुत है. अलग अलग पर्पजेज़ के लिए सब लोग लैंड को यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर बताया गया है कि फार्मर्स के लिए सोयल की बहुत ही इमेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. क्यों इम्पोर्टेंस है? बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल. सोयल की फर्टिलिटी क्या होता है? सोयल के अंदर ऐसी क्षमता होती है फसलों को पैदा करने की, और फार्मर के लिए वो सोयल इम्पोर्टेंट है जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं. अब ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं, वो सोयल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करती हैं. तो रिच और डीप सोयल कवर विद हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटीज़ फेवर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो रिच और डीप सोयल यानी कि जिस सोयल के अंदर ह्यूमस पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, वो सोयल फर्टाइल होती है और वही सोयल फेवर करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए. ऑन द अदर हैंड इफ़ द सोयल कवर इज़ शैलो और लैक फर्टिलिटी, और ऐसी सोयल जिसके अंदर फर्टिलिटी नाम मात्र की होती है या वो थिन होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस विल बी लेस. वहाँ पर खेती बाड़ी की एक्टिविटी भी कम होगी, प्रोडक्शन भी कम होगी, क्योंकि उस सोयल के अंदर कैपेसिटी नहीं होती. देयरफॉर थिक लेयर ऑफ फर्टाइल सोयल, इसलिए थिक लेयर ऑफ जो सोयल की है वो इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. दो इनडायरेक्टली एनिमल्स आल्सो डिपेंड अपॉन द सोयल. अब फार्मर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है सोयल, ठीक है. इसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं लैंड के ऊपर, सोयल के ऊपर, क्योंकि सोयल सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स. अब सोयल जो फर्टाइल सोयल है उसी के अंदर ग्रास वगैरह पैदा होती है, फॉडर पैदा होता है, और एनिमल्स उस फॉडर के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. सोयल गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, और अच्छी सोयल के अंदर ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. इसी तरह सोयल क्या करती है? गिव्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नेक्स, एंड्स, अर्थवॉर्म्स. अब जो अच्छी फर्टाइल सोयल है सॉफ्ट होती है. अब वो सॉफ्ट सोयल जो है वो एनिमल्स के लिए भी, इंसेक्ट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी सोयल क्या देती है? शेल्टर देती है रैट्स को, स्नेक्स को, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर ही रहते हैं. छोटी छोटी चींटियाँ हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, केंचुए होते हैं, ये सब सॉफ्ट सोयल के अंदर रहते हैं. सोयल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पॉटरी. सोयल का यूज़ ब्रिक्स और पॉटरी यानी कि ईंटें बनाने के काम आता है, बर्तन बनाने के काम आती है सोयल. तो लैंड के साथ साथ जो सोयल है वो भी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ह्यूमन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स. अब कौन कौन से फैक्टर सोयल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमने अभी सोयल की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा कि सोयल जो है फर्टाइल सोयल सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, ठीक है. छोटे छोटे जो जीव हैं इन सब के लिए सोयल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे
कि जो सोयल इतनी इम्पोर्टेंट है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो सोयल फॉर्मेशन है इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर काम करते हैं सोयल को बनाने के अंदर। फर्स्ट फैक्टर है पेरेंट रॉक, नेक्स्ट है द टोपोग्राफी, द क्लाइमेट, द वेजिटेशन कवर और टाइम। These factors help to create the soil. Let's study each one of them. तो ये सब फैक्टर्स जो हैं हमने 1 by 1 स्टडी करने हैं कि हाउ दे हेल्प टू फॉर्म द सोयल। फर्स्ट है टॉपिक हमारा फैक्टर पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? ओरिजिनल रॉक from which soil is formed by the process of weathering is known as parent rock। जो बेसिक रॉक है, स्टार्टिंग रॉक है, जिसकी स्टार्टिंग से फॉर्मेशन हुई है, रॉक्स की वेदरिंग के बाद जो सोयल फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक। फॉर एग्जांपल ब्लैक सोयल ऑफ इंडिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लावा रॉक। ब्लैक सोयल जो है वो लावा के ठंडे होने के बाद बनती है, यानी कि जो इग्नियस रॉक्स है उसके बाद जो सोयल फॉर्मेशन होती है उस सोयल को बोलते हैं पेरेंट सोयल या रॉक। नेक्स्ट है फैक्टर हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफिकल वेरिएशन, ठीक है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, ये क्या अफेक्ट करते हैं? थिकनेस ऑफ सोयल कवर। जहाँ माउंटेन्स होंगे वहाँ पर थिकनेस सोयल की ज़्यादा होगी। इसी तरह प्लेन एरियाज़ जहाँ पर रिवर्स डिपॉजिट करती हैं हर साल सेडिमेंट्स, वहाँ की जो सोयल कवर है यानी कि लेयर है वो थिक होगी, प्लेट्यूज़ की थिक होगी। तो ये टोपोग्राफी जो वेरिएशन है वो भी सोयल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती हैं। इन माउंटेनियस रीजन्स ऑन द स्टीप स्लोप्स टॉप लेयर ऑफ सोयल इज शैलो एंड थिन। जो भी माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ पर पहाड़ होते हैं, ठीक है, स्टीप स्लोप्स होती हैं, तीखी ढलानें होती हैं, तो उसमें क्या होती है? जो टॉप लेयर है सोयल की वो शैलो हो जाती है, थिन हो जाती है, क्योंकि रेनफॉल की वजह से स्टीप स्लोप्स से जो भी सेडिमेंट्स हैं वो बहकर रिवर के साथ चला जाता है, इसलिए वहाँ की जो सोयल है वो शैलो होती है, थिन होती है, इनफर्टाइल होती है। ऑन द अदर हैंड जेंटल स्लोप्स, और दूसरी अगर हम कह सकते हैं कि अगर माउंटेनियस एरियाज़ को छोड़कर जहाँ पर जेंटल स्लोप्स हैं, ढलानें कम हैं, वहाँ सोयल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, डीप होती है। सोयल कवर इज़ आल्सो थिक इन प्लेन। इसी तरह जो प्लेन एरिया की सोयल है वो भी थिक होती है, क्योंकि हर साल रिवर्स अपने वाटर के साथ सेडिमेंट्स को भी लाती हैं और वो जेंटल स्लोप जहाँ आ जाती हैं वहाँ पर वो डिपॉजिट करती रहती हैं सेडिमेंट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल द नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव थिक सोयल। जो नर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे देश के वो किससे बने हुए हैं? थिक सोयल से, एज़ कम्पेयर टू द हिमालयाज़। हिमालय से ही वो सेडिमेंट जो है रिवर के साथ फ़्लो होकर प्लेन एरियाज़ में आ जाता है और वहाँ पर वो सेडिमेंट धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाता है, इसलिए लेयर के ऊपर लेयर जमती जाती है और वहाँ पर जो थिकनेस है सोयल की ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपैरेटिवली टू द हिमालयाज़। इवन विद इन माउंटेन रिवर वैलीज़ हैव थिक सोयल कवर। माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं उन रिवर वैलीज़ के अंदर भी सोयल की थिकनेस ज़्यादा होती है। तो सोयल फॉर्मेशन कहाँ होगी? टोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट, क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेट भी बहुत रोल प्ले करता है फॉर्मेशन सोयल की, जैसे टेम्परेचर है या रेनफॉल है। अफेक्ट द सोयल फॉर्मेशन इन द एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल और एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम क्या होता है? टू कोल्ड और टू हॉट। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से रॉक्स आर इजीली वेदर्ड। जहाँ पर कंटिन्यू रेनफॉल होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ सोयल फॉर्मेशन जल्दी से होती है।
जैसे रेनफॉल है वो क्या करती है, वेदरिंग करती है। तेज़ गति से बहता हुआ पानी क्या करेगा, जो भी रास्ते का सेडिमेंट है वो अपने साथ ब्रेक करके फ़्लो कर देगा। तो ये टेम्परेचर और जो रेनफॉल हैं ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, और जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर सॉयल फॉर्मेशन ईज़िली हो जाती है। लेकिन इन राजस्थान ड्यू टू एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स, राजस्थान का अगर एरिया लेते हैं हम तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है उसमें बहुत वेरिएशन है। डे और नाइट के टेम्परेचर में भी वेरिएशंस हैं। रॉक्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट with results in quick formation of the soil in region of heavy rainfall. Soluble rocks material easily get dissolved or washed away by the running water, thus it affects the soil formation. तो जहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी और रात को एकदम से वो टेम्परेचर जो है लो हो जाता है, दिन में हाई हो जाता है, वहाँ पर चट्टानें क्या करती हैं, एक्सपैंड होती हैं, और जिसकी वजह से यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है। और आपने रेत देखी होगी ना, उसमें बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं होती। अगर ह्यूमिडिटी होती है उसमें फॉर्मेशन सोयल की बहुत स्लो होती है। जो शैलो सोयल है वो एकदम से वेदरिंग हो जाती है उसमें। तो रेगिस्तान में या राजस्थान में बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होने की वजह से सोयल की फॉर्मेशन जल्दी से होती है। इसी तरह जो हैवी रेनफॉल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो रॉक्स हैं वो सोल्यूबल यानी कि लगातार पानी पड़ने की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से जो मटेरियल है वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि टूट कर ब्रेक होकर वॉश अवे हो जाता है और सोयल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वेजिटेशन कवर। फोर्थ फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का कि जो वेजिटेशन है, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। एट टाइम्स प्लांट्स ग्रो इन द क्रैक्स एग्जिस्टिंग इन रॉक्स, विद टाइम रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इन द क्रैक्स एंड मेक देम वाइडर। एज अ रिजल्ट क्रैक्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीस एंड हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन। प्लांट्स जो ग्रो होते हैं रॉक्स के अंदर, यानी रॉक्स मीन्स यही नहीं है कि वो हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक भी होती हैं, ठीक है। तो जिन रॉक्स के अंदर जल्दी से पेड़ पौधे पैदा होते हैं तो वहाँ पर जो प्लांट्स हैं क्रैक्स के अंदर वाइडर हो जाते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो फैल जाती हैं और उस सोयल को जकड़ कर रखती हैं, और जो क्रैक्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉलर पीसीज में बदल जाते हैं और वहाँ पर सोयल फॉर्मेशन होती रहती है। और इसी तरह रिमेन्स ऑफ डेड और डीकम्पोज प्लांट्स जो एनिमल्स हैं प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोयल। अब अगर खाली एरियाज़ में जो शैलो सोयल कह सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे अगर उगाएं तो वो पेड़ पौधे क्या करेंगे, उन क्रैक्स के अंदर रूट्स के थ्रू वो उसको जकड़ लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर सॉयल फॉर्मेशन जो है, अब क्रैक्स जो है शैलो सॉयल में वो डिसइंटीग्रेट यानी कि ब्रेक हो जाती है सॉयल और सॉयल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और उसी सॉयल के अंदर जब डेड और डीकम्पोज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिक्स हो जाते हैं तो उसी सॉयल को फर्टाइल कर देते हैं। तो विच एंड विच इज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। द सोयल ऑफ डेंसिटी फॉरेस्ट एरिया जनरली विच रिच इज इन ह्यूमस कंटेंट। जिस सोयल के अंदर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट जो हैं वो डेंसली होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पैदा होते हैं उस सोयल के अंदर जहाँ पर क्या होता है, रिमेन्स ऑफ डेड और डीकम्पोज्ड प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं बेटा। तो वेजिटेशन जो है एक रोल प्ले करती है सॉयल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अगर शैलो नहीं समझ आई तो दोबारा से सुन लें कि अगर खाली पड़ी ज़मीन है जिसके ऊपर कोई पेड़ पौधे नहीं है तो जैसे ही हवा चलती है तो उस सॉयल के अंदर क्या होता है, वो सॉयल टूट जाती है ईज़िली और हवा के साथ बहकर दूसरी जगह पर चली जाती है, ठीक है। तो क्रैक्स आ जाते हैं। अगर उसमें हम वेजिटेशन
ग्रो करते हैं तो वेजिटेशन क्या करती है, सॉयल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उन क्रैक्स को डिसइंटीग्रेट करके उसको, जो उसकी रूट्स हैं प्लांट्स की, उसको एक जगह पर जमा कर रखते हैं और वो सॉयल इरोजन से प्रिवेंट हो जाती है सॉयल। और डेड और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स हैं, वो भी ह्यूमस बनाते हैं, सॉयल की फर्टिलिटी को रिच करते हैं और फॉरेस्ट एरिया डेंसली होता है वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा टाइम्स की मैच्योरिटी टू द सॉइल। समय जो है वो सॉइल को मैच्योरिटी देता है, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जितनी पुरानी मिट्टी होगी, जितनी ज़्यादा उसमें ह्यूमस जमती जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। ऑल्दो सॉइल इज़ रीन्यूएबल सोर्सेज येट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल। रीन्यूएबल में आती है क्योंकि सॉइल अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन फिर भी इसको बनने में, यानी कि एक थिन लेयर को बनने में, डेवलप होने में भी थाउजेंड्स ईयर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल नाइल डेल्टा एंड डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हैव वेरी डीप एंड फर्टाइल सॉइल्स। तो ये रिवर्स हैं, नाइल जो है वो अफ्रीका के अंदर है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा इंडिया के अंदर है। तो ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं और लेयर पर लेयर जो है सेडिमेंट्स की डिपॉजिट करती रहती हैं, और जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो क्या हो जाती है, डीप और फर्टाइल हो जाती है। तो यानी कि जब परतें एक दूसरे के ऊपर सॉइल की जमती जाती हैं तो नीचे वाली जो सॉइल है वो बिल्कुल फर्टाइल हो जाती है। तो उसको टाइम लगता है, तो जो समय है वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है बेटा। फर्टाइल सॉइल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है बेटा। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के अंदर फर्टिलिटी सॉइल की ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, और उससे क्या होगा, जो फूड सिक्योरिटी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होकर वर्ल्ड के अंदर फूड सिक्योरिटी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है उसकी नीड्स भी फुलफ़िल करने के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर हमारे पास सॉइल फर्टाइल है तो हम हाई यील्ड लेकर अपनी जो फूड डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है उसकी फूड सिक्योरिटी, यानी कि हमें पता है कि हमारी इतनी नीड्स है, इतनी हमारी लागत है, उसी के हिसाब से हम अपनी जो पैदावार बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास फर्टाइल सॉइल है। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज सवरली डैमेज्ड बाय सॉइल इरोजन। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो उसका जो बैड इफ़ेक्ट है, उसके जो डीमेरिट है वो सामने आ रहे हैं कि सॉइल जो है वो दिन ब दिन, डे बाय डे जो है इनफर्टाइल हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ रिमूव्ड बाय नेचुरल एजेंट्स। ये सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या बनती है कि जो टॉप लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है सॉइल की, वो रिमूव होती है किसके द्वारा, नेचुरल एजेंट्स हैं, वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्सेट्रा। 7th क्लास में हमने डिस्कस किया था ये कि जो वाटर, विंड और ग्लेशियर है, दीज आर द एजेंट्स विच रिमूव द सॉइल एंड बाय मैनकाइंड। इसी तरह मैनकाइंड जो है, यानी कि मनुष्य भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये भी रिमूव करते हैं सॉइल की फर्स्ट लेयर को। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग है, मनुष्य जो है अनवाइज एक्शन, यानी कि वो सोचे समझे बिना पेड़ों को अंधाधुंध काट रहा है, या ओवरग्रेजिंग हो रही है एनिमल्स के द्वारा, या लगातार अपनी इकोनॉमिक डिमांड को पूरा करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, सॉइल इरोजन। नीड टू कंजर्व सॉइल्स फ्रॉम इरोजन हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो एक सॉइल को कंजर्व करना इरोजन से
उसको बचाना ये हमारा एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में बैलेंस नहीं बनाकर चलेंगे तो ये हमारे लिए, इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहेगा ह्यूमन के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।